गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ, कैसे हो सारे? बिल्कुल बढ़िया। चलो तो फिर वापस से मैं शिवांशी अग्रवाल आप सबका स्वागत कर रही हूँ आप सबके अपने चैनल NIOS पाठशाला पे। राइट, सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास हो। अब अच्छा, हमने लास्ट डे हमने बताया था, हमने कहा था एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या थी कि अभी कुछ दिन के लिए हमने टेस्ट पे ब्रेक लगाया है, और टेस्ट पे ब्रेक लगाया है तो फिर मैम हम क्या करेंगे? तो फिर मैम हम लोग जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनका रिविज़न करेंगे। जो बचे हुए चैप्टर हैं उनका रिविज़न है, उनको कंप्लीट करेंगे। मतलब वापस से थोड़े दिन हम लोग अब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करना जब हमने स्टार्ट किया, मतलब आज करेंगे, तो आज हम लोग ले आए हैं बिल्कुल नया चैप्टर। ठीक है, बिल्कुल नया चैप्टर। तो मैम कौन सा चैप्टर? तो बेटे हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और केमिकल अर्थमेटिक। ठीक है, कौन से चैप्टर है हमारे पास? एटम, मॉलिक्यूल एंड केमिकल अर्थमेटिक। यानी अगर आपकी बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर बुक। ठीक है, फ्रॉम योर बुक दिस इज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये छूट गया था, तो सबसे पहले आज हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे, इसी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। पर्सपेक्टिव से अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में अभी हम इसमें लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कहेंगे यही है इस चैप्टर का। या फिर आप लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ोगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार कॉन्जिक्यूटिवली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, इन सब को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या, कैसे है, क्यों है, और कहाँ कहाँ पर वो हेल्पफुल है। सबसे बड़ी बात होती है केमिस्ट्री हमारे लिए कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से हेल्पफुल है। तब तो अगर देखो, आप कहते हो ना मैथ्स में हमने पढ़ लिया tan थीटा cos थीटा, लेकिन उसका यूज कहाँ कर रहे हो? नहीं कर रहे वाकई में यूज, अभी भी हम लोग यूज नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअल में केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका यूज भी हमारी डेली लाइफ में है। ठीक है, डेली लाइफ में हर जगह है। इवन हम अपनी बात करें तो हम भी रोज या डेली बहुत सारे केमिकल्स का इनटेक करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, कब करते हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बिल्कुल आज लेंगे। ठीक है, तो अगर बिल्कुल देर ना करते हुए सब लोग एक बार लाइक कर दो क्लास को, है ना। जो फ्रेंड्स नहीं आए हैं उनको शेयर कर दो। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में बताना मुझे। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम लोग आज अभी की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी की क्लास जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। तो इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम आ जाते हैं सबसे पहली चीज़ पे। ठीक है, पहली चीज़ क्या है हमारी? स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है हमारी? एक मिनट बच्चे। यस, इट्स स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के स्कोप हर जगह, जैसे हमने कहते हैं ना, हमने tan थीटा पढ़ा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब जो कुछ भी पढ़ा, आज हमें नहीं समझ में आ रहा, आज हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम उनका क्या करें। तो हम इसीलिए देखते हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल है, या किस तरह वो हमारे लिए हार्मफुल है, या किस तरह वो हमारे फ्यूचर को सस्टेनेबल बना रही है, एवरीथिंग। ठीक है, तो एवरीथिंग की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारे पास हेल्थ एंड मेडिसिन का। किसका? हेल्थ एंड मेडिसिन का। आज एक काम करना, घर में जितनी भी दवाइयां हो, ऐसा तो नहीं है किसी के घर में दवाई नहीं मिलेगी। ठीक है, जितनी भी दवाइयां हो उनको लेके आना। ठीक है, और हर का कंपोजिशन पढ़ना। ठीक है, हर के कॉम्पोजिशंस पढ़ना। अब कॉम्पोजिशन पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा फॉस्फेट्स। ठीक, क्या मिलेंगे? फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, और ऐसे पता नहीं कितने कंपाउंड्स। ठीक, जो एक्चुअल में केमिकल्स हैं, जो एक्चुअल में केमिस्ट्री है। ठीक है, तो थोड़ा और बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इट हैज प्रोवाइडेड मैनकाइंड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, मतलब जितनी भी, देखो अगर हमारे पास बीमारियां थी ना तो इनका इलाज नहीं था। ठीक है, इलाज था तो आयुर्वेद में था, तो हम उसको इतना जानते नहीं थे। ठीक है, और आयुर्वेदिक या फिर हम कहते हैं होम्योपैथिक ना, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं।
और बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती है जिनको क्योर हम नहीं करवा पाते इन सारी चीज़ों से। तो हम कैसे करवाना चाहेंगे या कैसे कर पाएँगे? तो हम ऐसे कर पाएँगे बेटे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, थाउज़ेंड्स नहीं लैक्स ऑफ केमिकल्स हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जा चुकी हैं। और वो मेडिसिन इतनी पावरफुल है कि आज देखो ना, जैसे अचानक से हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है या एक कोई दवा देता है, तो एटलीस्ट उस टाइम पर रिलीफ मिल जाता है कि नहीं? हमें मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है ना? तो फिर इसके अलावा बात करेंगे टुडे, डिसेंट्री एंड निमोनिया, दो बहुत कॉमन सी डिसीजेज है जो हर दूसरे दिन किसी को हो ही रहती है, ठीक है? तो इसका क्योरेबल तब हो पाया जब हमारे पास केमिस्ट्री आई, जब हमें केमिकल्स के बारे में पता चला, ठीक है? ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सल्फर ड्रग्स। और मैंने कहा था ना, सल्फर ड्रग्स यानी सल्फर है उसमें, ठीक है? इन दोनों की दवाएं, डिसेंट्री और निमोनिया, दोनों की दवाओं में सल्फर होता है, सल्फर ड्रग्स कहते हैं उन्हें। इसके अलावा पेंसिलिन, पेंसिलिन जानते हो ना, इतनी छोटी सी कैप्सूल होती है और आंख में, जैसे अभी आई फ्लू बहुत फैला था तो सबने पेंसिलिन की ट्यूब ला के लगाया होगा आंख में, है ना? वो भी कितनी ज़्यादा, आई फ्लू के लिए ना सबसे अच्छी दवा पेंसिलिन होती है, सबसे अच्छी दवा। तो सोचो, अगर हमारे पास केमिकल्स नहीं होते, हमारे पास केमिस्ट्री नहीं होती, तो ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। इसके अलावा सिस्प्लेटिन एंड टॉक्सोल हैव बीन, अब ये फिर से दो दवाओं का नाम है, हैज बीन फाउंड टू वेरी इफेक्टिव फॉर कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी के लिए, कैंसर थेरेपी के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या है? एक टॉक्सोल है, एक सिस्प्लेटिन है, ठीक है, जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज आती हैं। इसके अलावा एक है AZT, क्या है बच्चे? AZT, एजिडोथाइमिडीन, क्या नाम है? एजिडोथाइमिडीन, जो कि यूज होती है एड्स के विक्टिम के लिए। जिनको भी एड्स से जुड़ी समस्याएं या एड्स होता है, वहाँ पर AZT नाम की ड्रग बहुत इफ़ेक्टिव होती है, यानी जिसको भी एड्स होता है उसको ये मेडिसिन दी जाती है, ठीक है? इसके अलावा देखो, डिसइंफेक्टेंट सच एज फिनॉल। अब फिनॉल तो हम बिल्कुल जानते हैं, है ना? घर पे हमारे फिनाइल के पोछा लगाया जाता है, ठीक है? वो कुछ नहीं, ये फिनॉल ही होता है, ठीक है? तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ऑर्गेनिज्म जो भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, इसीलिए तो फिनाइल डाला जाता है ताकि वो सब खत्म हो जाए, ठीक है? प्रेजेंट इन द ड्रेन्स, टॉयलेट फ्लोर्स एक्सेट्रा, मतलब हमारे टॉयलेट सीट्स में या फिर हमारे फ्लोर्स में या फिर ड्रेनेज मतलब नालियों में, यहाँ पर हम फिनाइल डाल के रखते हैं ना, डाल के रखते हैं क्यों? ताकि एक चीज़ स्मेल नहीं आएगी, दूसरी चीज़ वहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमें हार्म ना करे। इसके अलावा आप एल्कोहल जानते हो, ठीक है? एल्कोहल जानते हो, एल्कोहल का भी 3 से 4%, 3 से 4% क्या होता है? सैनिटाइजर की तरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? हर सैनिटाइजर में अल्कोहल है, आपको पता है। इसके अलावा आप इनो पीते हो, क्या पीते हो? इनो। जब गैस हो जाती है आपको, ठीक, तो उसमें MgOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है? हमारे पेट में एसिड बन जाता है, हम ये वाला बेस डालते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, गैस की समस्या में खत्म हो जाती है। आपने इनो हर घर में आया होगा, हर किसी ने ट्राई किया होगा, लेकिन क्या आज तक आपको ये पता था कि ये डायरेक्टली एक केमिकल का कंपाउंड होता है, केमिस्ट्री का कंपाउंड होता है या नहीं? नहीं ना। तो सोचो, हम लोग इतने जुड़े हुए हैं अपनी डेली लाइफ से, केमिकल से, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम कब क्या किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और वो हमें कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है? इसके अलावा देखो, अ लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, कितनी थोड़ी में? 0.2 से 0.4%। इतना पता है हम कहाँ डालते हैं? जैसे हम पानी को प्योर करने के लिए, देखो क्या कह रहा है, पार्ट्स पर मिलियन इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। सिर्फ हम 0.2 से 0.4% क्लोरीन को अगर हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वो पानी को क्लीन करने में हेल्प करता है, हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो वो गंदा भी कर देगा।
अगर ज़्यादा मिला दिया तो वो पानी को गंदा भी कर देगा, ख़राब कर देगा, हमारे लिए हार्मफुल कर देगा। लेकिन अगर ये हम मिनिमम क्वांटिटी में रखें तो ये पानी को प्योर करता है, हमारे ड्रिंकेबल मतलब हमें पीने के लायक बनाता है। ठीक है, ये कुछ क्या थे, हेल्थ यूजेस थे। क्या थे, हेल्थ यूजेस। अभी ख़त्म नहीं हुए हेल्थ यूजेस, और भी हैं, और भी हैं। तो देखो मैम, और भी हैं, थोड़े से और देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, देखो लिखा हुआ है जीन थेरेपी। ठीक, ये भी एक मेडिसिन। अच्छा, जीन आपने सुना होगा ना कि हम लंबे हैं तो ये जेनेटिक असर है, कि हमारे पापा लंबे थे तो हम भी लंबे हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि हमारे दादाजी लंबे थे तो हम भी लंबे हो गए, हमारे पापा लोग मोटे हैं तो हम मोटे हैं, हमारी फैमिली में किसी को शुगर है तो हमें भी शुगर हो जाएगा, है ना। तो ये सब जीन की वजह से होता है। उनके जो जीन्स होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं, हमारे जीन्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, तो ऐसा होता है। तो जीन थेरेपी में भी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है, देखो क्या कह रहा है, प्रोमिसेस टू बी द 4th रिवोल्यूशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में अब तक 3 रिवोल्यूशन आ चुके हैं, और ये जो जीन थेरेपी है ना, ये इतनी ज़्यादा कारगर या फिर प्रॉफिटेबल या फिर अच्छी है, हेल्प करती है कि इसको 4th रिवोल्यूशन माना जाएगा या माना गया है इन मेडिसिन। जब अगर ये मतलब पूरी सक्सेसफुल हम कहते हैं कंप्लीट हो गई, तो उसे ही हम इतना ज़्यादा बेस्ट मानेंगे कि उससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ कोई नहीं होगी अब तक की मेडिसिन इंडस्ट्री में। क्या है, देखो, अ जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने बताया ना, आप लोग कहते हो पेरेंट्स का हमारे अंदर, हमारे जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उसे कहते हैं सेवरल थाउजेंड नोन कंडीशंस इंक्लूडिंग साइटिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर कैरीड बाय इनबॉर्न डैमेज टू अ सिंगल जीन। ठीक है, ये कुछ बीमारियां हैं जो बचपन से ही, या जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना, तभी हमारे अंदर वो जीन आ गए होते हैं। यानी कि जब हम बॉर्न होते हैं तो उन डिसीजेस के साथ बॉर्न होते हैं, क्योंकि वो जीन हमारे अंदर आ गया होता है। तो फिर मैम उसका क्या हल है, तो हम कहेंगे मेनी अदर एलाइनमेंट्स सच एज कैंसर, हार्ट डिसीजेस, एड्स, arthritis result to an extent from impairment of one or more gene involved in the body defenses। मतलब ये सारी ना, जैसे अगर किसी को कैंसर हुआ तो अब उसकी बॉडी में कैंसरस सेल है, भले ही कैंसर खत्म हो चुका हो पूरा, लेकिन कैंसरस सेल रह जाते हैं। फिर अब कोई उनका बच्चा हुआ या मतलब नेक्स्ट जनरेशन आई, तो वो कैंसरस सेल उसके अंदर भी आ गए। ठीक है, उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली आ गए, तो अब हो सकता है उसको भी वो कैंसर हो जाए, समय के साथ वो कैंसर हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इसको हटाने के लिए या ऐसा ना हो, ये करने के लिए क्या किया गया, जीन थेरेपी इंट्रोड्यूस करी गई। जीन थेरेपी में क्या है, आपका वो जीन का पार्ट जिसमें वो पर्टिकुलर बीमारी अटैक करती है। देखो, जैसे हमने पढ़ाया था ना कि एक रिएक्शन होती है, हर रिएक्शन का एक अलग कैटलिस्ट होता है। हम किसी भी रिएक्शन को किसी भी कैटलिस्ट से रिएक्ट नहीं करवा सकते। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, हम हर बीमारी की एक पर्टिकुलर जड़ होती है। जैसे थायराइड, पता है, थायराइड हमारे गले में ग्लैंड होती है, उसकी वजह से होता है ना। फिर तो इस तरह हर का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। तो उन्होंने कहा हमारी सेल्स में जो उन पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे वो बीमारी होती है, उस जीन को ही अगर हम रिमूव कर दें, तो उस पार्ट को ही हम रिमूव कर दें, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अबे चलो, थायराइड ग्लैंड तो हम लोग नहीं हटा सकते ना, लेकिन जो डिसीज डायरेक्ट सेल पे असर कर रही हैं, उन सेल में से वो पार्ट अगर हम हटा दें, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है। देखो, ये अभी केवल रिसर्च है, बिल्कुल कंप्लीट रिसर्च नहीं हुई है उस पर, लेकिन अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो सोचो जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हो सकता है वो किसी को हो ही ना। ठीक है, मेडिसिन की बात तो छोड़ दो, वो बीमारियां ही नहीं होंगी। ठीक, देख लो, पढ़ भी लो क्या कह रहा है। A selected healthy gene is delivered to a patient cell to cure or ease such disorders। ठीक है, या उस तरह का कोई पर्टिकुलर जीन उस पेशेंट की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाए जिससे वो बीमारी ही नहीं होगी या क्योर हो जाएगी अगर हुई है तो। टू कैरी आउट सच अ प्रोसीजर, a doctor must have sound knowledge of the chemical properties of the molecular components involved। और अगर ये सब हमें करना है तो एक डॉक्टर को या एक पर्सन को
उन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये केमिकल बॉडी के पर्टिकुलर किस पार्ट को, किस सेल को टारगेट करेगा। राइट राइट, समझ में आ रहा है? देखो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, थ्योरी है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये थ्योरी भी ऐसी नहीं है, सब आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, तो आपको याद करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस में इन चैप्टर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो हमने अभी स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा इन हेल्थ केयर। ठीक है, मतलब मेडिसिन की लाइन में, हेल्थ की लाइन में हमने केमिस्ट्री के रोल को पढ़ा। तो केमिस्ट्री का रोल सिर्फ इतना तो नहीं हो सकता ना, तो दूसरा क्या है हमारा, हमारे अर्थ को, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को केमिस्ट्री कैसे सेव कर रही है, हमारे अर्थ को, हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह केमिस्ट्री इफेक्ट कर रही है या सेव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, चलो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले पहले सब लोग मुझे बताओगे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ, डाउट तो नहीं है, कन्फ्यूजन तो नहीं है? ऐसा कुछ छोटा सा हो तो बता दो, मैं रिपीट भी कर दूंगी। ठीक है, नो डाउट है, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग पूछा करो ताकि मैम उसका आंसर दे सके, है ना। ऐसा नहीं होता मैम आंसर देंगी, हर क्वेश्चन का देंगी, हर आपके कमेंट का देंगी, एक एक कमेंट तक मेरा रीच होता है। ठीक है, चलो फिर एक बार फटाफट से लाइक कर दो। ठीक, तो चलो हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं। क्या कह रहा है, द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज रिजल्टेड इन लॉट ऑफ पोल्यूशन दैट वी ऑल्सो नो। ठीक है, क्या, जैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है हमारे इतनी सारी, जैसे जितनी भी CO2 हम इन्हें एक्सेल कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में है, और वो एटमॉस्फेयर में कहाँ जा रही है, प्लांट्स इनहेल कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स भी तो हम काटते चले जा रहे हैं, तो जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कौन इनहेल करेगा, बढ़ती जा रही है CF2, ठीक है, CO2 सॉरी। इसके अलावा हमारे घर में आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें फ्रिज ना हो, और मोस्ट ऑफ द घरों में ACs भी हैं, और एक नहीं दो दो तीन तीन ACs हैं। ठीक है, ये ACs, फ्रिज, है ना, इन्वर्टर्स, ये सब कितने सारे केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा केमिकल सब्सटेंस तो है CFCs, जो हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा हार्म कर रहा है, और यही वो है जो रीज़न बना ओजोन लेयर डिप्लीशन का। किसका? ओजोन लेयर डिप्लीशन का, और एज वेल एज ग्रीन हाउस इफेक्ट का, एज वेल एज ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी रीजन यही बना। ठीक है, तो अब देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन केमिस्ट्री हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो सोल्यूशन भी वो खुद देती है। ठीक है, सोल्यूशन भी वो खुद देती है। कैसे देती है देखो, कैसे देखती है देखो, क्या कह रहा है, पॉइजनस गैसेस एंड केमिकल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। जैसे हमने बताया ना, ये CFCs हैं, CO2 है, मीथेन गैस है, ये कॉन्जिक्यूटिवली मतलब अपने आप ही धीरे 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 हमारे एटमॉस्फेयर में घुल रहे हैं, और इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। दे आर पोल्यूटिंग एनवायरमेंट एट एन अलार्मिंग रेट। अलार्मिंग रेट से क्या मतलब हो गया कि ये बस अलार्म बजने वाला है, इससे ऊपर हुआ पोल्यूशन तो फिर कोई नहीं बचेगा, सबको लाइक अस्थमा होगा, किसी को स्किन डिसीजेस हो जाएंगी, किसी को कुछ हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना एक चरम सीमा, ठीक, मतलब इसके ऊपर सब खराब ही होना है। ठीक, तो वो अलार्मिंग स्टेज है कि इसके ऊपर वो चीज़ें और गई तो वो खराब होंगी, बेकार होंगी। ठीक, फिर साइंटिस्ट आर वर्किंग डे एंड नाइट टू डेवलप सब्सटीट्यूट विच में कॉज लोअर पोल्यूशन। अब इसी को क्या है सोचते हुए साइंटिस्ट वो वर्क कर रहे हैं। वर्क कर रहे हैं किस लिए वर्क कर रहे हैं? ताकि वो इसका कुछ अच्छा हल निकाल सके, सोल्यूशन निकाल सके। जैसे जैसे अगर हमें पेट्रोल हमारे पास ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है तो उसका सेकेंड ऑप्शन हमने निकाला CNG। ठीक है, पेट्रोल डीजल बहुत हार्मफुल थे, बहुत सारे पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को रिलीज कर रहे थे, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया? उससे बचने के लिए हमने कहा पेट्रोल को चेंज किया CNG से। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और बहुत सारे घरों में आज CNG वाली गाड़ियां होंगी। ठीक है, बहुत सारे घरों में आज CNG वाली गाड़ियां होंगी।
इसके अलावा व्हीकल्स चेंज किए गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, ठीक है। अब देखो बहुत सारे आजकल स्कूटी होगी जिनके पास इलेक्ट्रिकल वाली, इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी, इलेक्ट्रिकल स्कूटीज होंगी, ठीक है, वो भी तो हार्म नहीं कर रही नेचर को, वो भी हार्म नहीं कर रही नेचर को। इसके अलावा देखो लिखा हुआ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल इज वेरी इफेक्टिव इन चेकिंग पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स से जितना पोल्यूशन हो रहा था ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया, इनकी वजह से बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, राइट। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल वही है जो आप जानते हो, बिल्कुल वही चीज़ है जो आप जानते हो। इसके अलावा साइंटिस्ट काफ़ी वर्क कर रहे हैं इस बात पे कि जो इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है ना, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है बेटे? H2, ठीक, उससे बने हुए फ्यूल बनाए जा सके। अभी H2 पे हम बात करेंगे, अभी हम H2 पे बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तब तक मैम किस पे बात करेंगे? देखो अब हमने 2 टाइप पढ़े, है ना, हम अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इन एग्रीकल्चर एंड फूड, किस तरह खेती बाड़ी में, खाने पीने में केमिस्ट्री का यूज होता है। क्यों आपको नहीं पता क्या? NaCl क्या है बेटे? NaCl नॉर्मल सॉल्ट। किसी किसी को आयोडीन की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं आयोडीन युक्त टाटा नमक, है ना, आयोडीन युक्त टाटा नमक खाइए, उससे आयोडीन की कमी हो जाएगी, ऐसा आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सुना है ना कि आयोडीन की कमी हो गई। या फिर देखो NaCl वो चीज़ है जो आप डेली खाते हो, NaCl वो चीज़ है जो आप डेली खाते हो। इसके अलावा ग्लूकोज, ठीक है, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, डेली ग्लूकोज पानी में मिला मिला के पियोगे, स्कूल से आओगे मम्मी ग्लूकोज, है ना। इसके अलावा हम और बात करते हैं, चलो हमने सॉल्ट की बात करी, हमने ग्लूकोज की बात करी, है ना, इस तरह की एक्सेट्रा। आप जानते हो अचार बड़ा पसंद है, पिकल खाना आप लोगों को बहुत पसंद है। पिकल को इतने दिन तक कैसे सही रखा जा सकता है? पिकल्स ना ऐसे ना शेल्फ लाइफ उनकी ऐसे ही नहीं बढ़ती, ठीक, उसमें डाले जाते हैं बहुत सारे मसाले, ठीक, मसाले या फिर नमक या फिर विनेगर, ठीक, नमक, सॉल्ट, विनेगर, ये चीजें क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट करते हैं? प्रिवेंट करते हैं कि हमारा जो अचार है ना वो खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्ट केमिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट केमिकल्स भी होते हैं जिनका यूज किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। किनकी? जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं, जैसे देखो इट हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो हमारे प्लांट्स को ना नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम प्लांट्स को डायरेक्ट नाइट्रोजन देंगे ना तो वो प्लांट्स को हार्म कर देगा, खराब कर देगा। तो उसके लिए हमने रिजल्टेंट निकाला, जैसे यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक। अब इसकी वजह से प्लांट्स तक नाइट्रोजन भी पहुंच गया और दूसरी चीज उनको हार्म भी नहीं हुआ। इसके अलावा जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम फॉस्फेट भी, ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स के लिए इसेंशियल भी हों, उनको हार्म भी ना करें। इनमें से कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब प्लांट्स पे अगर कीड़े लग गए तो उनको खत्म करने के लिए डाला जाता है। और यूरिया जैसे एक फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, ठीक। और देखो इट हैज़ हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स and harmful bacteria by the use of certain effective insecticides, fungicides and pesticides। मतलब प्लांट्स को कीड़े मकोड़े लगने से बचाने के लिए, फसल खराब ना होने के लिए, उनकी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए हम लोग बहुत सारे फंगीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एज वेल एज इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं। और देख लो द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, जैसे मैंने अभी कहा, हैज़ हेल्प टू प्रिजर्व द फूड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे सोडियम बेंजोएट, ठीक। आप आज अपने चिप्स के पैकेट, एक चिप्स का पैकेट खरीद के लाना और उसके पीछे ना एक कंपोजिशन लिखा होता है, ठीक। उस कंपोजिशन में देखना ये लिखा होगा
इसके अलावा जाम की बॉटल्स होंगी घर पे, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होंगी, उनमें देखना, उनके कॉम्पोजिशन में देखना, आपको सोडियम बेंजोएट जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केमिकल कंपाउंड है या प्रिजर्वेटिव है जो यूज किया जाता है चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है लाइक जाम, बटर, स्क्वाशेस एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग पीरियड्स। देखो बेटे, आपको लगता है ना चिप्स वगैरह में ना कम से कम ऐसे ना एक साल तक की शेल्फ लाइफ रहती है। क्यों रहती है भाई? अगर अच्छा घर में वही आलू के चिप्स आप तलो और एक पैकेट में पैक कर दो, बिल्कुल जिसमें एयर थोड़ी सी भर के पैक कर दो, फिर वो खराब हो जाएंगे ना, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्यों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? क्योंकि हमने उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला होगा। और जो हम बाजार से चिप्स लाते हैं वो खराब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसीलिए कहते हैं बाहर की चीज़ें इतनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनको खाने से हमारी बॉडी में डायरेक्ट क्या जा रहे हैं? केमिकल्स जा रहे हैं। केमिकल्स तब तक अच्छे होते हैं जब तक वो थोड़ी मात्रा पे लिए जाएं, लेकिन वो तब हार्मफुल हो जाते हैं जब हम उनका रेगुलर यूज़ और ऑन द रेगुलर बेसिस करने लग जाएं। ठीक, चलो ये भी आज बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चल रही है आपको। ठीक है, और आई होप अब जैसे अब आप ना कोई भी चीज़ खरीदा करो तो उसके कंपोजिशन पे देखा करो। कंपोजिशन में देखोगे तो पता है आपको क्या दिखेगा? फैट दिखेगा। ठीक है, और मतलब इस तरह की कार्बोहाइड्रेट दिखेंगे, प्रोटीन दिखेंगे। ठीक है, उसमें शुगर दिखेगी। ठीक है, उसके प्रिजर्वेटिव्स लिखे होंगे इंग्रेडिएंट्स में, उसमें कौन सा ऑयल यूज़ किया जा रहा है वो मिलेगा। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कम से कम खाने से पहले अपनी बॉडी को खिला रहे हो तो देख लिया करो क्या चीज़ सही है हमारे लिए और क्या चीज़ खराब है या फिर सही नहीं है। बता दो, ये भी समझ में आया? बिल्कुल ऐसे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें दिखने को मिल रही हैं, है ना। एटलीस्ट अब आप लोग ये नहीं कहोगे कि केमिस्ट्री को पढ़ के हमने क्या करा। ठीक है, तो केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमने अपने बारे में जाना, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, हम अपने एटमॉस्फेयर को कैसे बचा सकते हैं ये जाना, हम अपनी हेल्थ को इन चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं हम ये भी जान रहे हैं। राइट, तो कम से कम केमिस्ट्री वो तो नहीं है कि हमने फालतू में पढ़ लिया, कोई यूज़ नहीं आ रहा। तो भाई यूज़ आ रहा है, बहुत यूज़ आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री में। जैसे हमने ना जब Cl2 पढ़ाया था, ठीक है, तो हमने एक पढ़ाया था CaOCl2। CaOCl2 हमने पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था हमने। इसके अलावा वॉशिंग सोडा हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वॉशिंग सोडा हमने पढ़ा था। इसके अलावा NaHCO3 पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। बहुत सारे लोग केक बनाते होंगे तो इसके लिए वो मार्केट से ईस्ट लाते होंगे, है ना। ये सब कुछ और नहीं है, डायरेक्ट केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ब्लीचिंग, आप अपने कपड़ों को ब्लीच करवाते हो, कलर करवाते हो। ठीक, वॉशिंग सोडा आज हर घर में होगा, सर्फ जिसे हम कहते हैं, बेकिंग पाउडर भी लगभग हर घर में होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा इसे हम कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं कहो, चलो बेकिंग सोडा कह लो। ठीक, इनो मैंने बताया हर घर में होता है। तो ये सारे डायरेक्ट केमिकल कंपाउंड्स है, कुछ नहीं तो NaCl होता है, चीनी होती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री है, कंपाउंड्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक, जैसे देख लो, केमिस्ट्री हैज प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग मेनी इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर्स। देखो केमिस्ट्री हमें यूज होती है कहाँ कहाँ पर? बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में, बहुत सारे अल्कलाइज बनाने में, अल्कलाइज सेंस NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस एंड सो ऑन। ठीक, इसके अलावा एसिड्स इन द सेंस HCl, H2SO4, HCl जो हमारी बॉडी, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और देखो सॉल्ट्स, NaCl, KCl। जो NaCl वो सॉल्ट है जो हम नहीं खाएंगे तो फिर हमारा हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा हार्ट को एक प्रॉपर मात्रा में नमक चाहिए होता है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर मात्रा में सोडियम और पोटाशियम चाहिए होता है। ठीक, एंड डाइज,
भाई डाइज नहीं होंगे तो हम अपने बालों को कैसे कलर करेंगे, या फिर कपड़ों को कैसे कलर करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें डाई की नीड्स है, ठीक। इसके अलावा पॉलीमर्स नहीं होंगे तो टीवी नहीं होंगी, फोन नहीं होंगे, ठीक। घरों में पाइपलाइंस नहीं होंगी, स्विच बोर्ड्स नहीं होंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी होती हैं, पॉलीमर्स की बने होते हैं, ठीक है। और पॉलीमर चैप्टर हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक। फिर ड्रग्स यानी मेडिसिन, ठीक है। ड्रग्स मतलब वही वाली नहीं, वो नशा करने वाली, स्टेरॉइड प्रोवाइड करने वाली, उन ड्रग्स की बात नहीं है, वो भी ऐसी ही है लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब जैसे पैरासिटामोल है, जैसे हमारी पेन किलर्स हैं, ठीक है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी ड्रग्स हैं वो अगर हम नहीं खाएंगे तो भी तो हमारे लिए हार्मफुल है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली खाना है, मतलब जब तबीयत खराब होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तब तो लेनी पड़ेगी। और क्या है, सोप्स, भाई सोप साबुन, ठीक, सर्फ, मत नहाओ सोप से, फिर ऐसे बदबू करते करते घूमोगे। फिर परफ्यूम्स के यूज़ पड़ेगी, फिर एक्सेट्रा में डिटर्जेंट, मेटल एलॉयज़ की बात करें तो हम बात करेंगे तांबे की, है ना। इसके अलावा कांस जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इन सब को भी यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। स्टील, है ना, स्टील भी एक आयरन का ही टाइप होता है, ठीक है। तो अब ये सब नहीं होंगे तो घर में बर्तन नहीं होंगे, है ना, नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर केमिस्ट्री नहीं होती ना तो कुछ नहीं होता, हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं होता। एंड अदर इनऑर्गेनिक and organic chemicals including new material contribute in a big way to the national economy, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे इंडिया में ना बहुत सारा कोयला है, तो वो अब हम दूसरों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए, हमें इकोनॉमी का साधन बन रहा है कि नहीं, हमें पैसे कमाने उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जैसे अगर मध्य प्रदेश में देखो तो वहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी होती है। क्यों लाल मिट्टी होती है, क्योंकि वहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ कहीं भी आयरन ज़्यादा होगा वो रेड कलर का होगा, ठीक है। तो अगर हम वहाँ से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सके और बेच सके तो देखो कितना पैसा मिलेगा ना। अब जैसे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर आपको क्रूड ऑयल्स मिल जाते हैं, ठीक है। और जैसे दुबई में तो सोना नहीं होता, लेकिन जहाँ से भी जैसे सोना निकलता है उस कंट्री के पास कितना ही पैसा है, क्यों, क्योंकि वहाँ से सोना निकल रहा है और वो सोना बहुत महंगा है और उस सोने को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरी कंट्रीज से पैसा ले रहे हैं। तो ये चीज़ें ना विद इन अ कंट्री नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह। और पता है ऐसे कितने ही एलिमेंट्स हैं, कितने ही कंपाउंड्स हैं जिनको आज तक अभी हम लोग जानते भी नहीं है, ठीक है वो प्रेजेंट, लेकिन हम नहीं जानते। हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी नहीं हुई हैं कि अभी तक हम उन सबको जान पाए, ठीक है। चलो और आगे चला जाए, ठीक, बिल्कुल चला जाए। तो बिल्कुल अगर चला जाए तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। किस तरह ये हमारी एनर्जी, या हम वहाँ की एनर्जी, बाहर की एनर्जी को अपने हेल्प ले रहे हैं या उसका नुकसान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो केमिस्ट आर एक्टिवली ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू एनर्जी सोर्स। देखो क्या होता है ना, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक, ये हमारी एटमॉस्फेयर को बहुत हार्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत हार्म कर रहे हैं तो हमने बनाया सीएनजी, ठीक है। सीएनजी बस कम हार्म करता है लेकिन कम करता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ले आए जो हार्मफुल ही ना हो, और जो हमारी एनर्जी मिल रही है हमें उसको हम यूज कर सकें, जो एक्चुअल में हम यूज नहीं करते। जैसे द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लाइक मीथेन, एथेन एंड सो ऑन, ठीक। और देख लो द एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल्स will last us another 50 to 100 year at the present rate of consumption। अगर हम इनकी कंजप्शन की बात करें ना तो आने वाले 50 और 100 साल, 50 से 100 साल के बीच में ही ये सारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस खत्म हो जाएंगी विद इन 50 to 100 years। अगर खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा, राइट, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा।
फिर कैसे हमारी व्हीकल्स चलेंगी, कैसे और सारी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास बहुत नीड है एक अल्टरनेटिव फाइंड करने का, एक ऐसी चीज़ फाइंड करने का जो ना महंगी हो, ठीक है, सस्टेनेबल हो, हेल्पफुल हो, हमारी लाइक सस्टेनेबल हो गया इन द सेंस कि हमारे लिए भी नीडफुल हो और आगे फ्यूचर को भी हमें हेल्प करना है उन्हीं चीज़ों से। तो क्या हुआ, एवरी ईयर अर्थ सरफेस रिसीव्स अबाउट 10 टाइम्स as much as energy as sunlight। देखो हमारे अर्थ में ना हर साल लगभग 10% एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सूर्य की। उसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, कपड़े सुखाने में, मिर्चा सुखाने में और इस तरह की चीज़ों में। तो अगर उसी एनर्जी को हम लोग कुछ और अच्छी जगह पर यूज़ कर लें, ऐसी जगह पर यूज़ कर लें जो हमारे लिए इतनी पावरफुल हो, सस्टेनेबल हो और सबसे बड़ी बात हार्म नहीं करेगी, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगी। सनलाइट से लेने वाली एनर्जी का हम कौन सा ही पोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या हुआ, तो देखो इस कंटेन्ड इन ऑल द नोन रिजर्व्स ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम ठीक है, combined, but much of these energy is wasted because it is reflected back into spaces। और इन चीज़ों की, इन एनर्जी का हम लोग यूज़ नहीं कर पाते तो क्या होती हैं, ये एनर्जीज वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं स्पेस में, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो चीज़ें हम वो खर्च करते जा रहे हैं और जो चीज़ें हमारे पास फ्री में आ रही हैं उन चीज़ का हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हमारे साइंटिस्ट इस चीज़ों पे बहुत लगे हुए हैं कि किस तरह से हम उन एनर्जीज़ का यूज़ कर सकें। उनमें से एक है हाइड्रोजन, ठीक। हमने जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन एज फ्यूल, हाइड्रोजन को हम देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर में लोग अपनी गाड़ियों में ना पेट्रोल डीजल नहीं हाइड्रोजन भरवाएंगे, ठीक है। और वो हाइड्रोजन होगा हमारे एटमॉस्फेयर से, सन से आने एनर्जी एनर्जी से, या फिर आज आप लोग हर घर में ज़्यादातर देख रहे हो सोलर पैनल्स। क्या होता है बच्चे सोलर पैनल? सोलर पैनल क्या करता है, सन से चार्ज होता है और उसके बाद हमारे घरों में लाइट को प्रोवाइड करता है ना। तो अब देखो बिजली का बिल कम हो गया है ना, और हमें फ्री में लाइट मिल रही है। एक बार सोलर पैनल मंगा लिया फिर वो लाइट मिल रही है, हमें बहुत सारी मिल रही है ना। तो आगे देखते हैं, चलो इसी पॉइंट को देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर द पास्ट 30 years intense research effort have shown that solar energy can be harnessed effectively in 2 ways। मतलब जो सोलर से आने वाली एनर्जी है ना उसको हम 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहली क्या है, कन्वर्जन ऑफ द सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं, राइट, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। ये डिवाइस होती है, सनलाइट से चार्ज होती है और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो हम भाई इफेक्टिव बिजली का खर्चा बचा रहे हैं ना, महीने में जो 2-3 हज़ार वाला खर्चा हो रहा है, 5 हज़ार का खर्चा हो रहा है, उसे हम बचा रहे हैं। तो हम पैसा बचा रहे हैं ना, हम सेव कर पा रहे हैं कुछ, ठीक। और इसके अलावा द अदर इज टू यूज सनलाइट टू ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अगर देखो वाटर हमारे पास बहुत अबंडेंट है, 71% वाटर है जो हम यूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि ओशियंस में है। तो इससे अगर हम हाइड्रोजन यानी H2 को इवॉल्व कर लें, निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, तो H2 एक्सट्रैक्ट हो गया और इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करें तो भाई बहुत अबंडेंट है, यूज़ भी कर सकते हैं, खत्म होने का भी डर नहीं रहेगा। तो देखो लिखा हुआ है द हाइड्रोजन कैन देन बी फेड इनटू द फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, अपने मोटर व्हीकल्स को भी रन कर सकते हैं, एंड सो ऑन मतलब वो भी कर सकते हैं जो अब तक हमें शायद पता भी नहीं है, राइट। चलो अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से सब लोगों को थम्स अप भेज देना है। अगर समझ में आ गया है, डाउट नहीं है, फटाफट से थम्स अप ज़रूर भेज देना है ना, लाइक मैम भी चार्ज हो जाए अब, है ना। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या टॉपिक है नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी भी लगभग वही हो गया जो भी हमने पढ़ा था इंडस्ट्री में, जैसे कैसे
वन लाइकली पॉसिबिलिटी इज रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ठीक, अब बेटे सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना रूम टेम्परेचर के, मतलब क्या हुआ, जैसे ना कुछ मेटल्स हमारे पास बहुत महंगी होती थी, कुछ मेटल्स हमारे पास बहुत सस्ती होती थी, तो महंगी वाली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उनकी नीड सबको है, ठीक, तो उनकी नीड सबको है, तो केमिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया सुपर कंडक्टर्स को, ठीक है। अब ये जो ना आप कॉपर वायर्स जानते हो, कॉपर वायर्स बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है, जब वेस्ट हो जाती है तो फिर अगर वेस्ट हो जाती है तो हमें वेस्ट नहीं होना ना, तो नहीं होने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया सुपर कंडक्टर्स को। सुपर कंडक्टर्स देखो क्या करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय कॉपर केबल्स विच आर नॉट परफेक्ट कंडक्टर्स, ये परफेक्ट कंडक्टर्स नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली अबाउट 20% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट बिटवीन पावर स्टेशन एंड आवर होम। जैसे ना जो पावर स्टेशन होता है, क्या होता है पावर स्टेशन, पावर स्टेशन से बिजली निकली हमारे घरों में आई, इस बीच में ना लगभग 20% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, जिसको पावर स्टेशंस ने बनाया लेकिन वो हमारे घरों तक नहीं पहुंची, यानी 20% बिजली का पैसा इन लोगों को नहीं मिला, तो फिर इनके लिए हार्मफुल हुआ ना, हार्मफुल हुआ इन द सेंस वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, वो लॉस में गए, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए दिस इज द, देखो ट्रेमेंडस वेस्ट, बहुत बड़ा वेस्ट है। सुपर कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट हैव नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब लॉस जीरो, ठीक है, एंड कैन देयरफॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो एनर्जी लॉस, और इसी तरीके से ये एनर्जी को कंडक्ट करवा सकते हैं बिल्कुल भी एनर्जी लॉस ना हुए, बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होती इनकी वजह से। आई बात समझ में? तो ये था बेटे डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट जगहों पर केमिस्ट्री का रोल, और यू कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट फील्ड और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और आवर डेली लाइफ और ऑन आवर अर्थ और ऑन यूनिवर्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बेटे इतना करने के बाद हम लोगों ने केमिस्ट्री को ना बिल्कुल ऊपर ऊपर से समझ लिया है, ऊपर ऊपर से समझ लिया है, मतलब हमें रोल तो पता चल गया ना। अब रोल पता चल गया है तो कुछ हम लोग नेक्स्ट डे, मतलब अब जब भी नेक्स्ट क्लास चलेगी, जब भी लाइक सैटरडे को, तो हम लोग इसके आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया मोल कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बताया लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए आप वेट करेंगे नेक्स्ट सेशन का, और हम लोग मिलेंगे वापस से नेक्स्ट सेशन में लाइक सैटरडे को, और वही टाइम 11 o'clock पे। ओके, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।